वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन में उसमें अपन देखने वाले हैं रीट एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस और उसके साथ ही अपन ने जो शिक्षण विधियों से संबंधित चल रहा है अपना सेशन 2025 का, उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तैयारी रीट एग्जाम की तैयारी जीत के साथ शिक्षण विधियों का हमारा ये सेशन चल रहा है और इससे निश्चित तौर पर आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के द्वारा और मैं चंदा पटेल आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं अपने इस सेशन की। इससे पहले अपन देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन सेशन ए यानी कि पार्ट 1 में अपन ने देखा है विधि, और विधि के बारे में अपन ने पढ़ा है कहाँ से ली गई है, कौन सी भाषा की है, इसका अर्थ अपन समझ चुके हैं, विधि से संबंधित कौशल। इसके बाद अपन ने एक टर्म पढ़ी थी कौशल। क्या पढ़ा था? कौशल। और कौशल में भी अपन ने बात की थी सूक्ष्म शिक्षण की, और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इसका इतिहास पढ़ा है। इतिहास के साथ साथ अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसके चरण अपन देख चुके हैं, कितने चरण में कार्य होता है इसमें, इसकी प्रक्रिया को अपन समझ चुके हैं, चक्रीय व्यवस्था, इसके गुण और दोष के बारे में भी अपन ने बात कर ली है। बात करें अपन इसके साथ ही अपना पूरा एक सेशन इसमें कंप्लीट होता है। दूसरा सेशन पार्ट बी में अपन ने क्या क्या बात की है, तो इसमें अपन ने बात की है इसके कौशल कितने प्रकार के होते हैं। इन कौशल में एक एक पर अपन चर्चा कर चुके हैं। कौशल एक प्रस्तावना कौशल पर अपन ने चर्चा की है, प्रस्तावना। दूसरा हो गया अपना प्रश्नोत्तर। तीसरा अपन ने बात की है खोजपूर्ण। चौथा अपन ने बात की है व्याख्या कौशल। पांचवा अपन ने बात की है प्रदर्शन कौशल के बारे में। छठा अपन ने अंतिम रूप से जो बात की है पुनर्बलन कौशल। और लास्ट 7th कौशल है अपना श्यामपट्ट कौशल। यहाँ पर भी इनको अपन ने डिटेल से पढ़ा था, जैसे पुनर्बलन में शाब्दिक, अशाब्दिक, सकारात्मक, नकारात्मक, श्यामपट्ट की सावधानियां बताई थी आपको 45 डिग्री। इसके बाद अपन बात करें आज के हमारे सेशन में अपन क्या सीखेंगे, तो आज अपन सीखने वाले हैं अधिगम के कौशल के बारे में। अधिगम के कौशल, और अधिगम के कौशल में अपन बात करेंगे कि चारों कौशल की, जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब हम बात करें यहाँ पर अपन इस आज के सेशन में अपन बात करेंगे सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। पढ़ने से संबंधित, इससे संबंधित अपन विधियों की बात कर लेंगे। पठन के किस प्रकार की, कौन द्रुत वाचन हो गया, गहन वाचन हो गया, लेखन के प्रकार हो गए, अनुलेख हो गया, क्या होता है, प्रतिलेख हो गया। ये सारा सेशन आपको निश्चित तौर पर यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित लिख लीजिए आप, यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन अपना इस पूरे सेशन से आपके शिक्षण विधियों से संबंधित है। इससे पहले इससे साथ में आपको मैं दिखा देती हूँ। इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि ओल्ड पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे। केवल एक पेपर में ही इतने क्वेश्चन अपने इस सेशन से मिले हैं, देख लीजिए। अनुलेख किस भाषा का कौशल से संबंधित है, स्वर वाचन का गुण क्या है, ये सारे क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हो गया। इनमें से द्रुत वाचन किस प्रकार का है। तो आप इस सेशन को व्यवस्थित समझोगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा पाओगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस तीसरे सेशन की। आज का जो हमारा सेशन है भाषा कौशल के विकास, यानी कि सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना और लिखना, इस पर अपना ये पूरा सेशन चलेगा। और ये अपना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन शिक्षण विधियों का ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन वाले की पार्ट सी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं अधिगम के कौशल। अधिगम का कौशल क्या है, सबसे पहले बात करें अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है, हमारे व्यवहार में क्या है, स्थायी परिवर्तन। और कौशल को अपन ने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। कौशल हमारे सीखने की योग्यता हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होगी, कौशल होगी। बात करें बालक को सीखने की योग्यता का विकास तथा वातावरण और इसके अभ्यास पर निर्भर करता है, यानी कि बालक किस प्रकार सीखता है कोई चीज़ को, तो किस किस पर डिपेंड करेगा। एक तो अपने वातावरण पर डिपेंड करेगा, दूसरा उसके अभ्यास पर निर्भर करेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है
तो वहाँ के वातावरण, वहाँ के अभ्यास, यानी कि आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा कि आप जैसे कि एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप उस वातावरण में हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा, और आपने कितनी प्रैक्टिस की है तो आपके सीखने की योग्यता डेवलप होगी। सीखने की योग्यता बालक के व्यवहार का निर्धारित करती है, यानी बच्चा कितना सीखा है ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके व्यवहार का निर्धारण करता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं जो हम बात कर रहे हैं कौशल की। बालक को सीखने के लिए कौन कौन से मुख्य अवयव प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा, बालक के सीखने हेतु कितने अवयव माने गए, तो सबसे पहले 4, कौन कौन से, सुनना, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। यानी कोई भी चीज़ अपन कब सीखेंगे, सबसे पहले उसको सुनेंगे, सुनने के बाद यदि अपन बोलते हैं, पढ़कर और लिखकर। यानी कि सीखने के अवयव कितने माने जाते हैं। किसी भी प्रकार को कोई भी चीज़ अपन को सीखनी है तो जैसे आप जैसे टीचिंग मेथड सीख रहे हो तो सबसे पहले आप सुन रहे हो, फिर उसको बोल रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। ये सारे अवयव क्या है, आपके सीखने के अवयव माने जाते हैं। डायरेक्टली यहाँ से आपको प्रश्न ये बनेगा सीखने के अवयव कितने माने जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 4, कौन कौन से, किस किस प्रकार सीखते हैं अपन, सुनकर सीखते हैं, बोलकर सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं और लिख कर सीखते हैं। बात करें सीखने के अवयवों में दक्षता लाना ही अधिगम कौशल है। यानी अपन ने जो सीखा है जैसे सुनना, बोलना, इसमें अगर अपन दक्ष हो जाते हैं वही हमारे अधिगम के कौशल है। डायरेक्टली प्रश्न बन जाए अधिगम का कौशल क्या कहलाता है, जो अवयव है यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चीज़ों में अगर अपन दक्ष हो जाते हैं वही हमारा क्या है, कौशल कहलाता है। कौशल की संख्या, डायरेक्टली सिंपल सा प्रश्न भी कभी कभी बन जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। कौशलों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है कौशल की संख्या 4 है। कौन कौन से, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका याद करने की शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए आप, सब पल। कंफ्यूज नहीं होना, स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना, सब पल। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक हो गई। कौशलों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक बालक में इसका विकास का क्रम पूछ ले, इसका विकास का क्रम किस प्रकार होता है, तो भी सेम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर इसमें ऐसा पूछ लिया जाए मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो मनोवैज्ञानिक क्रम भी यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसके अनुसार थोड़ा अलग है मैं आपको बता दूंगी। पिछली बार क्वेश्चन बना था फ्रोबेल महोदय के अनुसार इसका क्रम कौन सा, तो इनके अनुसार भी यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर एक नाम आपको ध्यान रखना है कि किसका अलग है, बिल्कुल सिर्फ एक यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, साहचर्य विधि किसने दी थी, साहचर्य विधि के जनक मानी जाती है मौर्य मॉन्टेसरी। इनका मानना ये था कि सुनना, बोलना, और इसमें अपन ने अधिकतर देखा होगा बच्चे अपन ने भी क्या किया था, सुनना भी सीख लिया था, बोलना भी सीख लिया था, लेकिन पढ़ना बाद में आया, लिखना अपन पहले सीख जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार इस कौशल का क्रम यहाँ पर लास्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि लिखना पहले आ जाता है और पढ़ना बाद में आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार कौशल का क्रम कौन सा है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। लास्ट वाला आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने अलग माना है, अर्थात अंतिम 2 क्रम बदल डाला और कहा कि बालक में लिखने से पहले पढ़ना सीखना मृदंग का भोकन के समान है। यानी कि पढ़ना जरूरी है, लिखना तो एकदम अंतिम में वो कौशल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना अंतिम में होना चाहिए, लिखना अपने आप ने पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, लिखना पहले माना है, किसने माना है, मौर्य मॉन्टेसरी ने। तो इम्पोर्टेंट कर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है एक ये चीज़। दूसरी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और है आपके सामने, सरयू प्रसाद महोदय के अनुसार कौशलों की संख्या तो 4 ही है, लेकिन इसका विकास क्रम 3 ही स्तरों पर होता है। तो इन्होंने क्या बोला, कौशल तो 4 है लेकिन इसका जो विकास स्तर है वो कितना है, 3 है। कौन कौन सा, उन्होंने अंतिम 2 कौशल को लिखना, अपन देख लेते हैं सही से। सरयू महोदय ने क्या बोला है, यानी कि विकास के कौशल तो 4 है, लेकिन जो अंतिम 2 है यानी कि सुनना, बोलना, उन दोनों को, तीनों को मान लिया एक स्तर पर। तो ये तीनों स्तर इन्होंने माने हैं, यानी कि अर्थात उन्होंने अंतिम 2 कौशलों को लिखना, पढ़ना, विकास का एक साथ माना है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले, सरयू प्रसाद ने के अनुसार कौशल की संख्या तो कितनी है, 4 ही है, कौशल पूछे तो 4 है, लेकिन इसका विकास स्तर कितने स्तर पे होता है, तो आपको ध्यान में रखना है
3 स्तर पर। और कौन कौन से को एक में 2 कौशल में से सम्मिलित किया है, तो आपको ध्यान रखना लिखना और पढ़ना को। तो यहाँ पर 2 पॉइंट अपन ने देख लिए, एक तो मौर्य मोंटेसरी वाला, 3 पॉइंट देख लिए। एक तो कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ लो या फिर विकास का क्रम पूछ लो, वो तो सब पल सेम है। उसके बाद अपन ने देखा मौर्य मोंटेसरी हो गई, मौर्य मोंटेसरी के अनुसार क्या हो गया, लिखना पहले आ जाएगा, पढ़ना बाद में आ जाएगा। उसके बाद अपन ने बात की सरयू प्रसाद महोदय, इन्होंने क्या कहा, कौशल तो 4 है लेकिन इसका विकास क्रम कितने में हुआ है, 3 में। यानी कि यहाँ पर लिखना और पढ़ना दोनों क्या है, एक ही स्तर मान लिया गया है। अब यहाँ पर अपन एक एक चीज को पॉइंट देखते हैं। बोलना कौशल सुनने कौशल पर निर्भर करता है। यानी कि जो भी कौशल है पुरानी, जैसे अपन बोलना यानी सुनने पर निर्भर करे, सबसे पहले सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे। लिखना कौशल पढ़ने पर निर्भर है, और सुनना बोलना कौशल का संबंध मौखिक रूप से होता है। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है कि मौखिक रूप से कौशल से संबंधित कौन से कौशल है, तो आपको ध्यान में रखना सुनना और बोलना ये दोनों क्या है, मौखिक रूप से संबंधित है। पढ़ना और लिखना ये किससे संबंध है, लेखन से संबंधित यानी लिखित रूप से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिखिए, सुनना और बोलना कौशल अमूर्त माने गए। यानी कि आप सुनते हो और बोलते हो, ये अमूर्त है, यानी कि ये हमारे सामने नहीं होता है, तो अमूर्त से संबंधित है। जो क्रियाएं अपने दिमाग मस्तिष्क में संक्रिय होकर फिर सामने प्रकट होती है वो कहलाती है अमूर्त। जैसे मैं आपको बोलूँ 16 + 15 कीजिए, तो ये जो आंसर आएगा वो किस प्रकार से आया, वो एक अमूर्त क्रिया के बाद आया। और मैं पूछूं यहाँ पर कितनी मोमबत्ती है, और आपका आंसर आ जाएगा सीधा 2, तो ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली आप बता रहे हो वो चीज़ें आपकी क्या हो गई, मूर्त। लेकिन आपने दिमाग में मस्तिष्क में क्रिया कर कर उसका आंसर दिया, वो कहलाता है अमूर्त। तो यहाँ पर जो कौशल है सुनना और बोलना वह क्या है, अमूर्त है, हमारे सामने नहीं है, वो कहलाता है अमूर्त माने जाते हैं। जबकि पढ़ना और लिखना ये क्या कहलाते हैं, मूर्त माने जाते हैं और हमारे सामने प्रकट होते हैं वो चीज़। पढ़ना भी यहाँ पे एक पूरा नोट्स बना रखे हैं, वो सीधे हमारे सामने क्या है, सामने जो चीज़ है वो कहलाती है अपनी मूर्त, और जो सामने नहीं है वो कहलाती है अमूर्त। तो क्या बोलना आप इसे स्पष्ट कर सकते हो, क्या इसकी कोई हमने हाथ अपन इस चीज़ को प्रस्तुत थोड़ी कर सकते हैं, तो वो कहलाती है अमूर्त। और मूर्त और अमूर्त भी अभी समझना आपके लिए बेहतर होता है। इससे संबंधित और फैक्टर देखते हैं अपन। सुनना व पढ़ना कौशल का संबंध भाव ग्रहण, यहाँ से पिछली बार यही क्वेश्चन बना समझ में आया था, भाव ग्रहण और भाव अभिव्यक्ति। ग्रहण मतलब अपन को कोई चीज प्राप्त हो रही है, ग्रहण करना है, तो सुनना और पढ़ना इससे अपन क्या है, किसी चीज का, जैसे मैं आपके सामने ये क्लास ले रही हूँ तो आप उसको क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो यानी ग्रहण कर रहे हो किसी ज्ञान को, तो वह सुनना क्या हो गया, भाव ग्रहण से संबंधित हो गया। और मैं यदि यही नोट्स आपके टेलीग्राम में ग्रुप में एज इट इज डाल देती हूँ और उसको आप क्या करते हो, पढ़ते हो फिर ग्रहण करते हो, तो भी यहाँ पर क्या हो गया, भाव ग्रहण से। यानी सुनना और पढ़ना ये दोनों भाव ग्रहण से संबंधित होता है। जबकि बोलना और लिखना, जैसे मैं आपको बोलकर पूरे सेशन को यानी पूरा इस नोट्स को समझा रही हूँ बोलकर और साथ साथ लिख कर, तो मैं अपने भाव, मेरे द्वारा तो क्या की जा रही है, भाव अभिव्यक्ति की जा रही है, और आपके द्वारा जो सुन रहे हो फिर पढ़ रहे हो वो कह रही है भाव ग्रहण। यहाँ पर खुद पर अप्लाई करके किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को करो डायरेक्टली, वहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे बोलना और लिखना ये दोनों चीज़ मेरे द्वारा आपके सामने क्या की जा रही है, मेरे भावों की अभिव्यक्ति की जा रही है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपने कहीं पे भी नोट्स में जहाँ पे भी बना रहे हो उसको लिख दो, भाव अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बोलना और लिखना, और भाव ग्रहण करने से संबंधित कौन सा है, सुनना और पढ़ना। शॉर्ट में लिखो, कैसे भी लिखो, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं आगे। सुनने की तुलना में बोलना, बोलने की तुलना में पढ़ना व पढ़ने की तुलना में लिखना क्रमशः कठिन होता है। सबसे सरल कौशल सुनना है। डायरेक्टली अपन आपको जो कौशल सुन रहे हो वह सबसे सरल कौशल है सुनना। आप जो कार्य कर रहे हो, इस सेशन को देख रहे हो, सबसे सिंपल कौशल कौन सा है, सुनना। और सबसे कठिन कार्य यानी कि जो मैं लिख लिख कर आपको बता रही हूँ तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। बात करें इस कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल पढ़ना कौशल होता है, क्योंकि पठन द्वारा प्राप्त ज्ञान ज़्यादा स्थायी रहता है।
हेलो हेलो। अब अपन ने अभी तक देखा है इस कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? पढ़ना कौशल है, क्योंकि पठन द्वारा प्राप्त ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है। सुनना कौशल का आधार कौशल के नाम से भी जानना चाहता है, यानी कि डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले आधार कौशल कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है सुनना। मेन अगर सुनोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, लिखोगे कैसे, बोलोगे कैसे? तो मुख्य रूप से जो आधार है वह सुनना कौशल है। अब अपन एक एक कौशल का पूरा डिटेल से अपन इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सुनना कौशल। सुनना कौशल क्या है? यह प्राथमिक कौशल है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले प्राथमिक कौशल कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है सुनना, क्योंकि इस विकास का सबसे पहला होता है। किसी विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए मनोयोग पूर्वक सुनना श्रवण कौशल कहलाता है। अधिकतर अपन ने देख लिया, यदि अपन सुनना क्या है, अगर अपन को उसको आप ही सेशन कर रहे हैं, इसको समझ के आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो अर्थ ग्रहण करते हुए, तो वह कहलाता है श्रवण कौशल। केवल आपने टीवी में चालू कर दिया है, आपका ध्यान कहीं और है, तो वह सुनना नहीं है। लेकिन अगर अपन उसको अर्थ ग्रहण करते हुए उसे मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह कहलाता है श्रवण कौशल। यह अधिगम के अवयव में प्रथम स्थान रखता है। मैंने प्रारंभ में बताया था 4 अवयव होते हैं सीखने के, सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। उसमें सबसे पहला अपना क्या है, सुनना। इस कौशल के विकास हेतु बालकों में एकाकी अभिनय द्वारा से ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है, सुनना कौशल को डेवलप करने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? तो आपको ध्यान में रखना है, अगर एकांकी अभिनय कराया जाता है तो इससे बालक क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा। बालक को एकल गायन, कविता पाठ आदि के भी अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी बालक अगर इन चीजों में क्या रहेगा तो उसका सुनना कौशल बेहतर होगा। अब अपन देखें, अध्यापक द्वारा ज्यादा से ज्यादा आदर्श कथन कहे जाने चाहिए। एक अध्यापक अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा क्या करता है, बोलने में ही यूज करता है, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चा सुनेगा तो वह आगे बढ़ेगा। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय गीत शैली अपनानी चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर पर अच्छा प्रभाव स्थापित किए जा सके। बालकों को संवाद यानी कि वार्तालाप के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें वाद विवाद व अंतराक्षी में भाग लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इस कौशल का विकास परिवारजनों, समाज के लोगों, विद्यालय शिक्षकों, मित्र मंडली व चयनित व्यक्तियों द्वारा होता है। तो सुनने कौशल में मेन रूप से क्या है, अर्थपूर्वक किसी चीज को सुनना ही क्या कहलाता है, श्रवण कौशल कहलाता है। इससे संबंधित आदर्श कथन कह सकते हैं, गीत, संवाद, विधि है, ये सारी चीजें अपन आगे और विधि के बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन इसका दूसरा कौशल जो कि आता है अपना बोलना। बोलने को कहीं पर आपके लैंग्वेज के साथ भी खेल सकते हैं, वदन कौशल भी कहते हैं, बोलना वदन कौशल। सीखने के कौशल में यह दूसरा है। सबसे पहला अपना सुनना हो गया, दूसरा अपना हो गया बोलना कौशल। यह पूर्ण रूप से सुनना कौशल पर निर्भर करता है। पहले क्या करेगा, बालक सुनेगा, उसे बोलने का प्रयास सेम टू सेम उसको देखकर करेगा। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, सुनना कौशल बोलने पर निर्भर कर रहा है। सुने हुए भाषा को अर्थपूर्ण शब्दों में बोलकर अभिव्यक्त करना वदन कौशल कहलाता है। यानी कि सुनना तो क्या हो गया, अर्थपूर्ण चीजों को सुनना, और इसमें अर्थपूर्ण शब्दों को बोलना या फिर अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, बोलना कौशल कहलाता है। यह कौशल अभ्यास व अनुकरण का गुणज माना जाता है। यानी जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, जैसे कि अपन शुरुआत में जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उसके सामने बार बार अपन बोलते हैं मामा बोल, पापा बोल कर उसको क्या करते हैं, बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, उसका अभ्यास कराते हैं, और एक समय पर वो मामा पापा आसानी से उन शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अनुकरण और अभ्यास का गुणज माना जाता है यह कौशल। इस कौशल के विकास हेतु बालकों को ज्यादा से ज्यादा सुनने के अवसर प्रदान करने चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है, बोलना कौशल को डेवलप करना है तो आप क्या करोगे, तो क्या करना है, उसको अवसर प्रदान करने, किसके, सुनने के। अगर वो सुनेगा तो निश्चित तौर पर वह क्या करेगा, बोलेगा। बालक को वाद विवाद, संवाद, अंतराक्षी में भाग लेने हेतु क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, साथ ही अवसर प्रदान करने चाहिए।
अध्यापक को चाहिए कि वह वाणी का उचित आरोह अवरोह स्पष्ट व्याख्यान प्रस्तुत करे। बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। वार्तालाप में मुहावरे लोकोक्तियों का भी उचित स्थान देना चाहिए। यदि बालक उच्चारण की अशुद्धि करे तो उसे रोककर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर सुनना और बोलना इससे संबंधित अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं कि सुनना और बोलना कौशल की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। सुनना और बोलने की जो विधि है, सबसे पहले व्याख्या विधि। व्याख्या विधि है, कथा कथन विधि है, संभाषण विधि है, वाद विवाद विधि है, भाषा यंत्र विधि। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सुनना कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोगी कम है, नहीं है, ऐसे। तो आपको ध्यान में रखना है, व्याख्या में भी व्यक्ति बोलता है और सुनता है, कथा कथन में भी सुनना बोलना दोनों का कौशल का उपयोग हो रहा है, संभाषण यानी भाषण द्वारा। और इन सारी विधियों को अपन डिटेल से एक एक इसमें कितने चरण होते हैं, किसी को किस उपनाम से जाना जाता है, वो सारा अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन कौशल से संबंधित विधियों के बारे में देख रहे हैं, इसलिए इसमें केवल नाम यहाँ पर अपन देख रहे हैं। वाद विवाद विधि हो गया, भाषा यंत्र विधि हो गया, ये सारी चीजें अपन इसमें सम्मिलित की जाएगी। अपन ने 2 कौशल देख लिए। अब अपन तीसरा कौशल आता है हमारा पठन कौशल। तीसरा कौशल कौन सा है? पठन कौशल। इसको वाचन पढ़ना कौशल भी कहते हैं। विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ना क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। यह सुनना व बोलना कौशल की तुलना में अधिक कठिन होता है। विकास क्रम की स्थिति में इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, लेकिन मरियम मॉन्टेसरी इसे अंतिम कौशल मानती है। इस कौशल द्वारा प्राप्त ज्ञान ज्यादा समय तक स्थायी रहता है। इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण व स्थायी कौशल कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन देख लिया है खाली, मरियम मॉन्टेसरी इस कौशल को अंतिम रूप से मानती है। और इसमें क्या क्या कठिनाई आती है इनको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ण पहचान में कठिनाई आती है। बालक को वर्णों का उच्चारण स्थान का ध्यान न होता है। जीव्या दोष या दिव्यांगता तुतलाना हो गया। बालक को होने वाली शंका हकलाना हो गया। प्राक हकलाने को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राक वर्धित विधि के द्वारा इसको हकलाने का उपयोग कर कर अपन इसको दूर किया जा सकता है। हकलाना विधि को, हकलाना जो बच्चा हकलाता है उसके लिए कौन सी विधि इंपोर्टेंट है? प्रश्न पूछा था ये, प्राक प्रविधि विधि द्वारा। कठिन शब्दों को पठन में परेशानी होती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित, जैसे कहीं पर ह को श बोलते हैं, श को ह बोलते हैं, यानी पूर्वाग्रह उनसे दिमाग में है कि इसको यह वर्ण ही बोलते हैं, तो वहां पर अपन को पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। प्रयत्न लगाओ। क्षेत्रीयता का प्रभाव, कहीं कहीं क्षेत्रीयता का प्रभाव में अलग अलग चीजें, श को श, ये सारी चीजें इससे संबंधित होती है। विद्यार्थियों को व्याकरण के ज्ञान का अभाव, अज्ञानता आदि, ये सारी चीजें पठन कौशल के सामने अपने आती है। जैसे कोई बच्चा नाक में पठन करता है, नाक में बोलता है, ये सारी चीजें इसमें संबंधित है। अब बात करें अपन इस कौशल के विकास हेतु बालक को वर्णों का, उसके उच्चारण स्थान का परिचय करा देना चाहिए। बालक को व्याकरण का ज्ञान देना चाहिए। ध्वनि संकेत व विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। आपकी विराम चिन्ह से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर रीट में देखने को मिलेगा, तो उसको भी कंप्लीट कर लें। केवल 10 मिनट कम में ये विराम चिन्ह वाला टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा और आपका 1 नंबर जरूर दिला के जाएगा। 1 नंबर की कीमत बहुत होती है कंपटीशन एग्जाम में, तो बिल्कुल इसको लाइटली न लें। कठिन शब्द व उनके शब्दार्थों को बार बार अभ्यास करना चाहिए। सरल से कठिन की ओर पढ़ना सीखना चाहिए। अध्यापक द्वारा आदर्श रूप स्पष्ट करना चाहिए। बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र पठन का अवसर देना चाहिए। पठन के समय उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे रामायण तो आपको आती होगी। यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उनको साथ ही कंप्लीट करें। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न आया था पिछली बार, पठन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले व्यक्तिगत पठन, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा जो पठन किया जाता है वह कहलाता है व्यक्तिगत पठन। जो मैं आपको सेशन लेकर पढ़ा रही हूँ, मैं व्यक्तिगत पठन यानी सिंगल समय में सिंगल व्यक्ति आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो क्या लाएगा? व्यक्तिगत पठन। यह स्वस्वर और मौन दोनों प्रकार से होता है। व्यक्तिगत पठन यानी मैं अकेले स्वयं भी पढ़ सकती हूँ, मैं या फिर जोर जोर से भी
पढ़ सक रही हूँ। मैं अभी कौन सा पठन कर रही हूँ, स्वस्वर वाचन कर रही हूँ, यानी कि आपको बोल के पढ़ रही हूँ। और अगर इसी को मैं चुपचाप अपने स्तर पर स्वयं के लिए पढ़ूँ तो वह कहलाएगा मौन। और यह शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। यह अगर मोड पठन, यदि ये पूरा नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाए तो आपको कह दिया पढ़ना है तो आप इसे मौन भी पढ़ सकते हैं व्यक्तिगत। और व्यक्तियों के आधार पर दूसरा पॉइंट है अपना सामूहिक पठन। एक समय में एक से अधिक छात्रों द्वारा किया गया पठन सामूहिक पठन कहलाता है। यह अपन कब करवाते हैं, जब अगर एक बच्चा पढ़ने में क्या हो रहा है, हिचकिचा रहा है, तो अपन क्या करते हैं, 4-5 बच्चों को बुलाकर उसे सामूहिक पठन के लिए प्रेरित करते हैं। यह केवल शिक्षार्थियों द्वारा होगा, ऐसा नहीं 4-5 अध्यापक मिलकर आपको एक ही पाठ पढ़ा रहे, ऐसा संभव नहीं है। यह केवल क्या किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा कहलाता है। सामूहिक पठन स्वस्वर वाचन होता है लेकिन मौन नहीं होता है। सामूहिक में 5 बंदे खड़े किए हैं बुक लेके, तो उनको स्वस्वर वाचन करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कर उनको बोला जाए तुम अपने हाथ में किताब पकड़ के क्या करो, मौन वाचन करो, तो ऐसा नहीं है। तो उनको मौन वाचन नहीं होता है, स्वस्वर वाचन ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सामूहिक जो भी पठन होगा उसको क्या होगा, स्वस्वर वाचन होगा, मौन नहीं होगा। बात करें, क्योंकि यदि सामूहिक पठन में मौन रूप दिया जाए तो वह सामूहिक होते हुए भी व्यक्तिगत बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि सामूहिक रूप में भी खड़ा कर दिया बालकों को और उनको बोला है कि आप मौन पढ़ो, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। वह स्वयं ही पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं वो पास वाला क्या पढ़ रहा है अपन को क्या पता। तो यहाँ पर मोटे रूप से आपको ध्यान में रखना है, व्यक्तियों के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, 2। कौन कौन सा, पहला व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, सामूहिक व्यक्तिगत में कैसा हो सकता है, स्वस्वर भी हो सकता है और मौन भी हो सकता है, जबकि सामूहिक क्या होगा, केवल स्वस्वर वाचन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आया। अब बात करें अपन आगे, डायरेक्टली पूछ ले, ध्वनि के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार से। कौन कौन सा, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। अब स्वस्वर वाचन में भी अलग टाइप होते हैं, उसमें अपन देखते हैं कौन कौन से। आवाज के साथ विषय वस्तु को पढ़ना क्या कहलाता है, स्वस्वर वाचन कहलाता है। यह शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें भी वाचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, स्वस्वर वाचन वापस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आदर्श वाचन, जिसमें अपन देखते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। कक्षा अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को उचित आरोह अवरोह, कक्षा अध्यापक मतलब यहाँ पर कोई आपका क्लास टीचर नहीं है, कोई भी जो जिस समय उस कक्षा में वो अध्यापक है वह कहलाता है कक्षा अध्यापक। कक्षा अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को उचित आरोह अवरोह परवाह व स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना क्या कहलाता है, आदर्श वाचन। यह कहता है कैसे होता है, यह व्यक्तिगत होता है। जबकि अपन देखें अनुकरण वाचन, दूसरा भेद क्या है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होगा, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन को विद्यार्थियों द्वारा ठीक वैसा ही दोहरान अनुकरण वाचन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो। जैसे कबीर के दोहे पढ़ाए, एक दोहा बोले टीचर, उसका अनुकरण करेंगे बच्चे। एक सिंगल बच्चा भी कर सकता है, पूरी कक्षा भी उसको कर सकती है। तो ये क्या हो गया, स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन में भी कितने भेद, 2, आदर्श और अनुकरण। आदर्श और अनुकरण। दूसरा अपन देखते हैं मौन वाचन। कौन सा वाचन, मौन वाचन। और मौन वाचन को देखते हैं, विषय वस्तु को बिना आवाज के या बिना ध्वनि के पढ़ना ही क्या कहलाता है, मौन वाचन। अध्यापक द्वारा यह वाचन पूर्व तैयारी के रूप में किया जाता है। अब अपन देखते हैं मौन वाचन में, कक्षा में मौन वाचन केवल विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। सबसे पहले गहन, दूसरा द्रुत वाचन और तीसरा अपना हो जाएगा सामान्य मौन वाचन। मेन मुख्य रूप से तो 2 ध्यान में रखने हैं आपको, गहन और द्रुत वाचन। गहन क्या होगा, किसी भी सार गणित विषय वस्तु का गहन अर्थ ग्रहण करने के लिए बालक द्वारा किए जाने वाला बिना ध्वनि का वाचन गहन मौन वाचन कहलाता है। जैसे मैंने आपको कोई भी नॉवेल दे दी या फिर कोई कहानी दे दी और आपको क्या कहा, इस कहानी को पढ़कर मुझे बताना इसमें क्या है, तो आप क्या करोगे, उसे अच्छे से एनालाइज करते हुए उसे क्या करोगे, पढ़ोगे। अब दूसरा बात करें,
यह कहलाता है घन वाचन। दूसरा है द्रुत मौन वाचन, किसी विषय वस्तु को दोहराना या सरल विषय वस्तु को पठन, पृष्ठ में शब्द को ढूंढना हो गया, इन क्रियाओं के लिए किए जाना वाचन द्रुत मौन वाचन होगा। आपको ध्यान हो, आप एग्जाम से पहले, माना कि आपने 10th के बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम दिए, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दिए, उससे पहले अगर आप तैयारी करते हैं तो अपन क्या करते हैं, गहन वाचन करते हैं। जैसे ही एक दिन पहले एग्ज़ाम है और ये पूरी बुक अपन को क्या करनी है, पढ़नी है, तो अपन क्या करते हैं, द्रुत मौन वाचन करते हैं, स्पीडली उस पेज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोहरान के रूप में जो किया जाता है वह कहलाता है द्रुत मौन वाचन। जो एग्जाम से पहले अपन करते नहीं करते हैं वह कहलाता है इसमें द्रुत मौन वाचन। और सामान्य मौन वाचन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, यह एक प्रकार का औपचारिक मौन वाचन है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, अवकाश के समय का सदुपयोग करना आदि होता है। अब बात करें अपन यहाँ पर मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति। प्रश्न आया हुआ है इंपॉर्टेंट करके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना, कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, पाठ्यक्रम को शीघ्र पूर्ण करने के लिए उपयोगी माना जाता है। तीनों पॉइंट एग्जाम में दिए थे, मौन वाचन के उपयोग है, तीनों देकर उपयुक्त सभी का ऑप्शन आया था। और अब अपन देखते हैं पठन कौशल से संबंधित कौन कौन सी विधि है। वर्ण पठन विधि हो गया, शब्द पठन विधि हो गया, वाक्य पठन विधि, ये किसने दी थी, RS पांडे ने दी थी। सुनो और कहो विधि, इन सब की जो पूरी डिटेल है वो अपन बाद में देखेंगे। अभी केवल यहाँ पर कौशल से संबंधित ये विधि है, तो इतना सा ध्यान में रखो कि उसमें कौन सी विधि है। खंडशः पठन विधि, चित्र पठन विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, साहचर्य विधि तो आपको मैंने याद ही करा दी है, मौर्य मोंटेसरी। इनका तो आपको पता चल ही गया होगा। इन्होंने जो कौशल दिया है उसके अंतिम दो में क्या कर दिया, हेर फेर कर दिया। क्या कर दिया, हेर फेर कर दिया। इन्होंने पढ़ना और लिखना सब पल था, उसको चेंज करके क्या कर दिया, लिखना पहले कर दिया और पढ़ना बाद में कर दिया। बस ये एक चीज मौर्य मोंटेसरी की इस कौशल में आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें अपन आज के इस कौशल की, जो अंतिम कौशल है उसकी बात कर रहे हैं, लेखन कौशल। इसको लिखना कौशल भी कहते हैं। बालक द्वारा सीखी गई विषय वस्तु के ध्वनि के रूप में लिखना, अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। आप क्या करते हो, सिर्फ क्या करते हो, पढ़ने का प्रयास करते हो। आप सोचते हो कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पे तो अपन को MCQ करना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। यदि आप अगर ना अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, उस चीज़ को स्थायी करना चाहते हो, तो आप शॉर्ट में नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे नोट्स लिखने की ज़रूरत है, लेकिन सेल्फ के नोट्स होना बिल्कुल ज़रूरी है, जहाँ पर आपने मेन जैसे पॉइंट लिख दिए और उसको रिवाइज करने के लिए आपको बिल्कुल मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में बिल्कुल। तो और वो आपका ज्ञान भी स्थायी होगा। रिकॉल बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो लेखन कौशल अपन ने देखा। कौशल के क्रम में ये अंतिम कौशल है। मौर्य मोंटेसरी के अनुसार यह तीसरा कौशल होता है। कठिनाई स्तर में अन्य कौशल की तुलना में यह सीखने में सबसे कठिन होता है। इसका संबंध मूर्त, लिखित, भाव अभिव्यक्ति से होता है। यह पठन कौशल पर निर्भर करता है। पठन कौशल में बालक शब्द से अर्थ की ओर बढ़ता है। लेखन कौशल में बालक अर्थ से शब्द की ओर बढ़ता है। यहाँ पर समझो आप पढ़ रहे हो, आप पहले शब्द पढ़ते हो, जैसे मैंने लिखा कमल, आप पढ़ रहे हो कमल, तो इसमें सबसे पहले क्या आया, शब्द आया। उसके बाद आपके दिमाग में आया कि हाँ भाई कमल ऐसा होता है, यानी इसके अर्थ के और पहले बाद में बढ़ रहे हो। लेकिन पहले क्या हो, लेखन कौशल मैंने बोला कमल और आपको लिखना है, तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा, कमल दिमाग में आएगा, उसके बाद आप उस कमल को लिखोगे। यानी लेखन कौशल में क्या होगा, सबसे पहले अर्थ आएगा, फिर शब्द की ओर अपन बढ़ते हैं। जबकि पठन में क्या हो रहा है, शब्द पहले आ रहा है, बाद में अपन अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। अब डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है। पिछली बार यहाँ से एक प्रश्न बना था डायरेक्टली, यहाँ से कौन सा लेख है कौन सा है वो अपन क्वेश्चन सारा देख लेंगे, उसमें अपन सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, तब उसमें लगभग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अपने 50 से लगभग 100 के आसपास ओल्ड पेपर में जो भी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अपन तीसरा सेशन जो कंप्लीट होने वाला है A, B और C, ये सेशन होने के बाद अपन ऐसा करेंगे, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन की अपन मैराथन लाएंगे, उसमें अपन उनको डिटेल से देखेंगे। जो भी इसमें बच गया है
उसको भी कंप्लीट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब लेखन कौशल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, प्रतिलेख, अनुलेख और श्रुतिलेख। प्रतिलेख क्या हो गया? विषय वस्तु को हूबहू लिख कर देना। मैंने जैसे आपको एक पेज दिया, उस पर लिखा हुआ है कोई भी चीज, जैसे शिक्षण विधियों के जनक से संबंधित मैंने यहाँ पर लेख लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? उसे एज इट इज लिख दोगे, कॉपी कर लोगे। क्या कर लोगे? कॉपी। यह कहलाता है प्रतिलेख। अब बात करें अनुलेख की, के अनुसार के जैसा लेखन, जैसे दीपावली के निबंध लिखना सिखाकर होली का निबंध लिखने के लिए कहना। जैसे मैंने कोई भी अनुच्छेद दे दिया या फिर कोई भी लेख लिखा दिया, जैसे हमने होली का लिखा दिया और आपको बोला कि इससे संबंधित आप ऐसा करो, सेम टू सेम दीपावली के भी अपने दिमाग में लोड डाल के उसको भी लिखो, वो कहलाता है अनुलेख। एक प्रार्थना पत्र के अनुसार दूसरा प्रार्थना पत्र लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख। के अनुसार, अनु का मतलब क्या होता है? अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? के अनुसार। के अनुसार किसके अनुसार? जो पहले अपन ने पढ़ा है उस लेख के अनुसार दूसरा लेख लिखना, वह कहलाता है अनुलेख। प्रतिलेख यानी कि अपनी फोटोकॉपी दिमाग में रहो, एज इट इज निकालना। और बात आती है श्रुतिलेख। श्रुतिलेख क्या है? जैसे मैं आपको बोलूँ अंतराक्षी लिखो, श्रवण लिखो, ये सारे शब्द जो भी लिखने के लिए अगर मैं बोलती हूँ तो अध्यापक के मुख से उच्चारित शब्द वाक्यों को सुनकर लिखना श्रुतिलेख। श्रुत मतलब सुनना, सुनकर लिखोगे वो कहलाता है श्रुतिलेख। तो तीनों लेख कौन कौन से होते हैं? लिखता वहां पे सेम है कि हाँ भाई इजी है, अपन कर लेंगे, लेकिन जब प्रश्न आता है तब अपने सामने डब्बा गोल हो जाता है बिल्कुल। तो बिल्कुल समझ लें इन चीजों को। इस कौशल को विकास हेतु बालकों को पठन के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। इस कौशल के विकास हेतु निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। बालक को लघु कथा हो गया, आलेख, प्रतिवेदन, फीचर लेखन अभ्यास करवाना चाहिए। बालक को व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। अब लेखन कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं? खंडशः विधि, बिंदु अनुकरण, रेखा अनुकरण, जैकटॉट विधि, मॉन्टेसरी विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, श्रुति विधि। यहाँ पर आपको इतना तो आइडिया लग गया है कि हमें कौन कौन सी विधियां पढ़नी है। लेखन के अनुसार कौन कौन सी विधियां हो गई? पढ़ना, सुनना, इनसे संबंधित 4 प्रकार की विधियां हो गई। इसके अलावा एक विधि यहाँ पर और है, गद्य की, पद्य की और सम्मिलित, जिसको बोलते हैं चंपू। ये भी प्रश्न आया था, गद्य और पद्य के संबंधित जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। यानी कि गद्य के अनुसार, पद्य के अनुसार और चंपू। यानी कि हिंदी में आपको विद्या कहाँ से पढ़नी है? एक तो इन कौशल में जो भी विद्या आ रही है वो पढ़नी है, दूसरा गद्य की अलग होती है, पद्य की अलग होती है, चंपू, और एक होती है व्याकरण की। इससे संबंधित आप दिमाग में क्लियर करते हुए पढ़ोगे तो विद्या कंप्लीट हो जाएगी, वरना विद्याओं का कंप्लीट होने का कोई नामो निशान नहीं होता, क्योंकि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इसका अंत करें। लेकिन अपने लेवल के अनुसार अपन को कंप्लीट करना है। और अगला जो अपन सेशन है उसमें अपन देखेंगे भाषा शिक्षण से संबंधित अपन पूरी चीजें देखेंगे। वैसे सबसे पहले अपन को भाषा शिक्षण करना था, लेकिन अपन ने इसको में कौशल, विधि, ये सारी चीजें अपन ने कर ली है। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं भाषा शिक्षण के टॉपिक से संबंधित लेकर।